सभी को जय जोहार, जय संविधान। आज सबसे पहले तो मैं जितेंद्र भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस देश के 140 करोड़ जनसंख्या में से 14 से 15 करोड़ आदिवासी समुदाय के जो दबा कुचला या कहे कि इतिहास के पन्नों में जो उनका जो इतिहास नहीं आ पाया था, उसको सामने लाने का, आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में जानकारी देने के लिए जो किताब लिखी है कि राष्ट्र निर्माण में आदिवासियों की भूमिका, उसको लेके मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। और साथ ही हमारे समस्त प्रोफेसर साहब को बधाई। इस कार्यक्रम में सम्मिलित सारे युवा साथी, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं शायद कुछ यूट्यूब चैनल और मीडिया के साथी, आज बात हो रही है कि आज देश के अंदर आदिवासी समुदाय के क्या हाल है। सबके हाथों में एक किताब आई, यहाँ के सोशल मीडिया के माध्यम से इस किताब के बारे में जानकारी मिली, तो सबके मन में एक रुचि प्रकट हुई होगी। और शायद आप कई साथी प्रोफेसर भी होंगे, कई ने पीएचडी भी कर रखा होगा, लेकिन इस किताब में जो जिन आदिवासी महापुरुषों की बात लिखी गई है, जिन फ्रीडम फाइटरों की बात लिखी गई है, शायद आपको कहीं पढ़ने नहीं मिली होगी। ऐसी कई घटना हैं जो आपको कहीं पढ़ने नहीं मिली होगी। जब आदिवासी समुदाय को लेकर बात आती है, अनेक सवाल पैदा होते हैं। कई जगह तर्क वितर्क अलग अलग होते हैं, कुछ अपवाद भी आते हैं। आदिवासी समुदाय को समझना है तो बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। आज 2011 की जनगणना के हिसाब से रिकॉर्डली आदिवासी समुदाय 11 करोड़ के आसपास है, और आज 2025 की अगर बात करें तो अपन 14-15 करोड़ के आसपास इस देश के अंदर है, और वो 700 के आसपास समुदाय में बटा हुआ है। भील है, मीणा है, संथाल है, उराव है, गोंड है, अलग अलग। और जब धर्म की बात आती है तो वो सभी धर्मों में है। आदिवासी हिंदू भी है, आदिवासी ईसाई भी है, आदिवासी मुस्लिम भी है, आदिवासी जैन भी है। और आदिवासियों के इतिहास की बात आती है तो ये सच्चाई है कि आदिवासी महापुरुषों के इतिहास, आदिवासी उनका जो संघर्ष रहा है, उनका जो बलिदान रहा है, वो नजरअंदाज हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि जानबूझ के नजरअंदाज किया गया, हो सकता है इतिहासकार उस घटना तक नहीं पहुंच पाए हो। शायद लक्ष्मण जी ने कहा था कि इतिहासकार महलों और रजवाड़ों के आसपास ही रहे, देश के अंतिम छोर पे नहीं जा पाए जहां बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। आज कालीबाई, भील कालीबाई कलासुआ का नाम शायद कई साथियों ने नहीं सुना होगा, इस किताब में है इसका उल्लेख। बिरसा मुंडा जी के बारे में हम महात्मा गांधी जी को जानते। महात्मा गांधी जी ने इस देश को आजाद कराने के लिए पूरी ताकत लगाई और एक शांति के मार्ग पे चलते हुए देश को आजाद कराया। लेकिन हम उस बात को नहीं जान रहे थे कि महात्मा गांधी जी भी बिरसा मुंडा और कान्हो नाम सुना होगा, सिंधु कान्हो, इनसे प्रेरित होके इनके अंदर एक ऊर्जा आई थी। उनका उद्देश्य था, लेकिन इनसे भी प्रेरित हुए थे। लेकिन 5 साल पहले बिरसा मुंडा जी को शायद बहुत कम लोग जानते थे। हमारे स्कूल में हमको ज्ञान कहां से मिलता है? स्कूल के पाठ्यक्रम में, कॉलेज के पाठ्यक्रम में। लेकिन स्कूल का पाठ्यक्रम उठा के हम देखते हैं तो आदिवासी महापुरुषों के बारे में बिल्कुल ना के बराबर है। मैंने कई स्टडियां की, मेरा एजुकेशन बिल्कुल ग्रामीण इलाके में रहा है, और हमारे गांव की शायद हमारी पहली पीढ़ी हमको पढ़ने का अवसर मिला, और पहली पीढ़ी में भी 10% लोग पढ़े होंगे हम।
हमारे साथ में 90% बच्चे नहीं पढ़ पाए, आज भी अभी पढ़ रही है। तो हमें जहां तक लगा, हम नहीं जानते थे, मैंने कॉलेज भी किया, बिरसा मुंडा जी के बारे में कहीं पढ़ने नहीं मिला। कालीबाई कलासुआ 19 जून 1947 को उन पे गोली चलाई गई, आजादी से 2 माह पहले, आजादी से 2 माह पहले। वो गोली इसलिए चलाई गई कि रास्तापाल में शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जा रहा था, और वो जो स्कूल थी उससे मतलब स्कूल उस समय अस्थायी चलती थी कि 5 दिन इस गांव में चली, 5 दिन उस गांव में चली। तो वो मेरे परिवार से भी होके गुजरा था। कुछ समय मेरे गांव में, मेरे परिवार में भी हमारा जो पुराना घर था वहां चला था। तो गोली मारी गई, इसलिए मारी गई कि वो स्कूल बंद कराई जा रही थी, और पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों ने गोली मारी। अब पढ़ा लिखा व्यक्ति तर्क करने लगा कि आजादी से 2 महीने पहले हम एक तरफ पढ़ रहे हैं कि देश का संविधान निर्माण की शायद पहली बैठक 1946 में हुई, जून जुलाई के आसपास। तो संविधान निर्माण की बैठक हो रही थी देश में, और उसके 1 साल बाद देश के अंदर अंग्रेज गोली मार रहा है। ये हम इतिहास में पढ़ रहे हैं, मतलब आजादी से 2 महीने पहले। जब यह सवाल उठा तो हमारे राजस्थान के अंदर 5वीं क्लास की कक्षा उस किताब में एक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता था, तो उसको हटा दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सब जानते होंगे, वहां पर भी शहादत हुई, लेकिन आदिवासियों का जो शहादत मानगढ़ में हुआ गोविंद गुरु के नेतृत्व में, शायद बहुत कम साथी जानते होंगे। लेकिन इस यहां पर आए तो स्वाभाविक इस बारे में पढ़ा होगा। इसको भी इतिहासकारों ने अपमानित किया। कैसे अपमानित किया? इतिहास के पन्नों में मैंने कई लेखकों की किताबों में पढ़ा है कि दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसको क्या कहा गया कि दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब ये भाषा कैसे यूज की जाती मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, लेकिन मैं जहां तक समझा कि कोई एक बड़ी घटना हो जाती है, इसके बाद कोई घटना होती है तो उसको दूसरे का दर्जा दिया जाता है। 1913 में मानगढ़ में हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। समय काल के हिसाब से देखें तो पहला हत्याकांड कौन सा हुआ? मानगढ़ का। मानगढ़ में 1500 आदिवासी मारे गए सेम डे में, कई लोग घायल हुए, सैकड़ों लोग, बताते हैं 200-250 लोग बाद में डेथ हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मरे, कितने शहीद हुए? वो भी हमारे देश के लिए लड़े थे, वो भी हमारे लिए सम्मानित थे। लेकिन एक जगह 1913 में हत्याकांड हो रहा है, वहां 1500 लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। एक जगह आपने ही संख्या बताई, वो 1919 में हो रहा है, और इतिहासकारों ने लिखा एक लाइन में जलियांवाला बाग का पूरा विस्तृत, और नीचे लिखा हुआ कई किताबों में कि दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ हुआ। कई ऐसी बातें हैं। आज हकीकत यह है कि आदिवासी समुदाय खुद अपना पहचान खो चुका है कई इलाके में। कुछ पढ़ लिख गए आदिवासी समुदाय, वो भी कह रहा है मैं एसटी हूं लेकिन आदिवासी नहीं हूं। अधिकारी वर्ग भी है इसमें। क्या कहते हैं? मैं एसटी हूं, आदिवासी नहीं हूं। मैं मीणा हूं लेकिन आदिवासी नहीं हूं। मैं भील हूं ना, पर आदिवासी नहीं हूं। यह इसलिए कि उनकी जो पहचान, उनकी जो हकीकत थी वो सामने उनको नहीं लाई गई, नहीं उनकी पीढ़ियों को पढ़ाई गई। आज आदिवासी समुदाय, मैंने गुजरात में कार्यक्रम किया, धर्म की जो बात आई, और यह हकीकत है कि आदिवासियों की अपनी एक पूजा पद्धति, अपनी एक पूरी आराधना, अपनी एक धार्मिक पूरी व्यवस्था बनी हुई है। वो प्रकृति को अपना सबसे बड़ा भगवान मानता है, और मेरे हिसाब से प्रकृति से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। आदिवासी प्रकृति को अपना भगवान मानता है, वो उनकी अपनी पूजा पद्धति है, वो किसी भी धर्म का तौहीन नहीं करता है। लेकिन हर इलाके में कन्वर्ट हुआ, मतलब मैं कई बार कहता हूं कि आदिवासियों का धर्म परिवर्तन नहीं, धर्म ग्रहण हुआ, क्योंकि उनका कोई धर्म नहीं था।
प्रकृति उनका भगवान था, वही धर्म था उनका। गुजरात में जैन बना हुआ आदिवासी। महाराष्ट्र के अंदर 15 लाख के आसपास आदिवासी आज मुस्लिम बन के बैठा हुआ है, ईसाई है, हिंदू है। लड़ कौन रहे? सर बता रहे थे भाई, एक आदिवासी की मृत्यु हुई, जो ईसाई बना हुआ वो अलग विधि करेगा, हिंदू बना हुआ वो अलग विधि करेगा, और तभी लड़ रहे हैं आपस में। आज हकीकत बिरसा मुंडा, सिंधु कान्हू, टाटिया भील, ये जल जंगल जमीन के लिए लड़े, पहचान के लिए लड़े, अस्तित्व के लिए लड़े, स्वाभिमान के लिए लड़े। लेकिन आज आदिवासी देश के अंदर आपस में सिर्फ धर्म के लिए लड़ रहा है। और वो कौन लड़ रहा है? आपस में ही लड़ रहा है। हमारे बांसवाड़ा के अंदर भी देखा गया, एक तरफ ईसाई कम्युनिटी बना हुआ है, एक तरफ हिंदू बना हुआ है, और जो धर्म की बात है दोनों लड़ रहे बहुत बुरी तरीके से। मणिपुर की जो घटना है बहुत भयंकर घटना है। मतलब धर्म के नाम से इतना जहर घोल रखा है कि भाई भाई को मार रहा है, और वो बुरी तरह से मार रहा है। और ये चीजें पूरे देश में होने वाली आने वाले समय में, अगर पढ़े लिखे युवाओं ने, अपन ने, सबने ध्यान नहीं दिया तो देश में बहुत भयंकर। बहन बेटियों के लिए नहीं लड़ेंगे, जमीन के लिए नहीं लड़ेंगे, अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे, लेकिन धर्म का इतना जहर घोला जा रहा है हर तरफ से। मैं किसी एक धर्म को दोष नहीं दे रहा हूं, कहीं ना कहीं सबकी जिम्मेदारी है, सब जिम्मेदार हैं। और स्थिति इतनी भयंकर बनी हुई। मैं भी कई बार पोस्ट डालता हूं सोशल मीडिया पे, कहते हैं आप तो हिंदू विरोधी हो। फिर कई बार हम कहते हैं आदिवासी ना हिंदू है ना ईसाई है, कुछ कहते हैं आप ईसाई विरोधी हो। हम किसी के विरोधी नहीं है। आदिवासियों ने अपनी पहचान, क्योंकि उनको क्या लगा कि पिछड़ा हुआ है, हमने भी गलत किया है। आदिवासी समुदाय से आने वाले पढ़े लिखे लोगों ने भी गलत किया है। हम पढ़ लिख गए, हम हिंदी बोल गए, गांव का आदमी लोकल भाषा बोल रहा है तो उसको हमने अनपढ़ गवार मान लिया। मेरा यह कहना है कि आदिवासी समुदाय का ही व्यक्ति दिल्ली में पैदा हुआ, पैदा होने के बाद उसने कभी अपनी मातृभाषा नहीं सीखी, और आप कभी गांव में गए, अब गांव के 100 लोग मिलके भीली भाषा में बात कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आया तो उनकी नजर में, आपके दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप भी गवार हैं, तो गवार ही है ना। क्योंकि हमारी क्या थिंकिंग है आज कि जो गांव से आया हुआ व्यक्ति जो अपनी मातृभाषा में, गोंडी भाषा में, भीली भाषा में अगर बात कर रहा है तो हम क्या कहते हैं? ये तो गवार है। तो आप भी उस इलाके में गए और आपको वो गोंडी भाषा में बात कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आया तो आप भी गवार हुए, पिछड़े हुए। वही हुआ। कोई मतलब कहे कि थर्मामीटर तो है नहीं कि कौन सी लैंग्वेज अच्छी है, कोई कितना क्वालिटी वाली क्या है, तो अपनी भी भाषा है। आदिवासियों, जैसे कि आज जल जंगल जमीन बुलडोजर चला रहे हैं, आज अवैध खनन हो रहा है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि जमीन पे तो अवैध खनन हुआ, बोली पे भी हुआ, उनकी बोली भाषा पे भी अवैध खनन हुआ, इनके हिस्ट्री पे भी हुआ, इनके कल्चर पे भी हुआ। आदिवासियों की अनेक संस्कृतियां उन पे कलम चढ़ा है। फिल्म इंडस्ट्री वाले बड़ी बड़ी आदिवासी समुदाय से जुड़ी हुई स्टोरियों पे फिल्म बना लेते और वास्तविक जो व्यक्ति है जिससे जुड़ी हुई फिल्म उसको पता ही नहीं है कई जगह। तो बहुत सारी चीजें हैं, बातें। हमारे पूर्व वक्ता जो प्रोफेसर साहब हैं उनका शब्द चयन शानदार था, बहुत अच्छी बातें बोली। मेरा एक ही कहना है कि हमारा सोच बदलनी पड़ेगी। हम जो अपने आप को अच्छा कपड़ा पहन लिया और अच्छी थोड़ी इंग्लिश बोल गए, आज मैं देखता हूं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बात होती है, हिंदी के लिए लड़ाई होती है, मराठी के लिए लड़ाई होती है, और जो ये बात करने वाले इनके कितने बच्चों को ढंग से हिंदी आती है, क्योंकि विदेश में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ही बोलते हैं सब। आज हम ग्रामीण इलाके से गोंडी भाषा, भीली भाषा बोलने वाले से कतरा, मतलब उसको दूर रखते हैं, तो आपसे वो इंग्लिश बोलने वाले आपको कहेंगे ये तो। अगर देश का निर्माण करना है, प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि हमें सबको मिलके, और ये सच में हो रहा है, और इसलिए हो रहा है कि आदिवासी समुदाय का इतिहास को कहीं न कहीं साइड में रखा गया इतिहासकारों ने। तो आज गर्व से आदिवासी समुदाय का, और यह बात देखा मैंने कि हमारा पढ़ा लिखा आदिवासी समुदाय किसी भी वर्ग, जो 5000 साल पुरानी एक एक बात पता है, 5000 साल पुरानी, लक्ष्मण जी घायल हुए तो
कौन सी जड़ी बूटी कौन से पहाड़ पे लेने का सबको पता है। सम्मान करते रामायण का भी हम, कोई दिक्कत नहीं है। कितने साल पुरानी रामायण है? 5-6 साल पुरानी होगी। लेकिन 500 साल पुराना हमारे मीणा भाई या बिल भाई को अपना इतिहास पता नहीं है क्या? आज हमारा जो इलाका बिल प्रदेश, जो टेरिटरी इलाका, आज बिल प्रदेश की हम लोग बात करते हैं, सबसे पूरे देश के अंदर सबसे सघन क्षेत्र में रहने ट्राइब जो रहा है वो यही अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में रहा है। माही नदी, नर्मदा नदी की घाटियों में ही यही रहा है। और उस इलाके को 4 भागों में बांटा गया आजादी के बाद। और वही मानगढ़ हत्याकांड जो मैं बता रहा हूं, 1500 आदिवासी उस समय बिलराज की बात को, अलग राज्य की बात को लेकर 1913 में लड़े थे और 1500 लोग मरे थे। 4 राज्यों में बांट गया, लैंग्वेज खत्म हो गई, बिली लैंग्वेज। पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा समूह है बिल, इसके बाद गोंड का। और गोंड और बिलों में थोड़ा यह विवाद चलता है कि गोंड की संख्या ज्यादा है, बिलों की संख्या ज्यादा है। लेकिन ये मानते हैं कि सबसे बड़ा दोनों कॉमन है। और आज बिखर गया सारा, राज्यों में बढ़ गया, धर्म में बढ़ गया, बोली भाषा में बढ़ गया, जातियों में बढ़ गया। और यही नहीं, धर्म नहीं, आदिवासी एसटी में है, आदिवासी ओबीसी में, आदिवासी जनरल में भी है। अंडमान निकोबार गया, गोंड समुदाय के लोग 2.5 लाख के आसपास है, गोंड संथाल सब जनरल में आ रहे हैं। हर इलाके के अंदर आज मुझे यूपी से मिले, गोंड समुदाय ओबीसी में आ रहा है। मेरा भील भाई रोद गोत्र का गुजरात में जाएंगे, कई जगह जनरल में जा रहा है। कटारा हमारी गोत्र के साथी गुजरात में जाएंगे, कोई रावत में जा रहा है, कोई ओबीसी में जा रहा है। इतना बिखराव हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसका एक ही रीजन है कि आदिवासियों का अपना खुद का नेतृत्व करने वाला भाई कोई नहीं मिला। यह सच है कि आप भी किसी गांव का प्रतिनिधित्व करते हो तो पहले आपके गांव का करोगे, ना कि दूसरे गांव का। और यही चीज हुआ है। संविधान निर्माण की बात करें, आज आधुनिक भारत की बात करें, और अंतिम समय में यह चीज कहना चाहूंगा कि कई लोगों को लगता है कि आदिवासी के अंदर यह तो टकराव पैदा होगा। टकराव कभी पैदा नहीं होगा, क्योंकि आदिवासियों के अंदर हम कहते हैं कि अतिथि देवो भव जो संबोधन दे रखा है, जो इंडिया की पहचान बताते हैं अतिथि देवो भव, तो वो आज भी आदिवासी समुदाय के अंदर जिंदा है। उसका 2 मिनट में बात करके समाप्त करना चाहूंगा। चिट्ठी शायद मेरे पास आ गई है, शायद इसका टाइम ओवर हो रहा होगा। आज आप शहर में जाओगे, शहर में दरवाजा खटकाओगे तो वो पूछेगा कि आप कौन हो, कहां से आए हो, ये पूछेगा। और आज आदिवासी समाज के गांवों में, घरों में जाओगे तो पहले कहेगा मेहमान आए हैं, बिठाएगा, पानी पिलाएगा, चाय पिलाएगा, फिर पूछेगा कि पहचान में नहीं आए आप कौन हो। ये अतिथि देवो भव है। शहर में दरवाजा खोलने से पहले पूछेगा कौन हो, कहां से आए हो, क्या काम है। उसको समझ में आएगा तो बुला के पानी पिलाएगा, बाकी नहीं पिलाएगा। और गांवों में कभी नहीं देखा वो आदमी, लेकिन गांव ट्राइबल में जाएंगे तो वो पूछेगा, बिठाएगा, मेहमान है, शब्द क्या देगा, मेहमान आया है, पामना आप जाए, बिठाएगा, पानी पिलाएगा, चाय पिलाएगा, फिर पूछेगा कि पामने मतलब लोकल लैंग्वेज पूछेगा, आप पहचान में नहीं आए थोड़े बहुत, आप बताओ, शर्मिंदा होके पूछेगा। ये अतिथि देवो भव है। ट्राइबल इलाके के अंदर 1000 गांव होंगे एक गांव में, और किसी एक अन्य कम्युनिटी का गांव होगा, पूरा गांव मिलकर उसकी बहन बेटियों की रक्षा करेगा। इतिहास के किसी पन्ने पे यह नहीं मिलेगा कि आदिवासी ने किसी का शोषण किया, अत्याचार किया, आदिवासी ने कहीं नरसंहार गलत तरीके से किसी के साथ गलत नहीं। आदिवासी ने हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए लड़ा है, न कि शोषण करने के लिए। आज तक आदिवासी नहीं लड़ा है, क्योंकि वो इंसानियत की भावना है, प्रेम भावना है। अतिथि देवो भव की जो बात करते हैं वो आदिवासियों के अंदर ब्लड में है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, और जितेंद्र भाई को पुनः आपको बधाई, शुभकामनाएं। ऐसे ही किताब लिखते रहे। धन्यवाद।